बच्चे नमस्ते। आज हम मेरा देश मेरी माँ पाठ के जो शेष भाग है उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले भाग के जो भावार्थ या समरी क्या है वो एक बार देखेंगे। 1965 में एक शाम जो हर तरफ शांति का वातावरण था कि किसी भारतवासी को आशंका नहीं थी या सेना को भी आशंका नहीं थी कि कुछ समय के बाद भारत पर हमला होने वाला है। अचानक उस शाम भारत पर हमला हुआ, शत्रु देश से भारत पर हमला हुआ। अचानक हुए इस हमले से भारतीय सेना ने चौंक दी और युद्ध के समय में जो छुट्टियां लेकर जो बाहर गए थे, अपने अपने गांव गए थे, सभी सैनिकों को वापस बुलाया गया और सभी सैनिक आ गए। और उस समय छुट्टी बिताने के लिए गए एक मेजर अपने गांव से निकलने के लिए तैयारी करता है और अपने सारे सामान बांधकर तो माँ के पैर जाने की अनुमति मांगते हुए माँ के पैर छूकर प्रणाम करते हैं। तब माँ के अंदर जो ममता है वह जागृत हो जाती है और वह अपने बेटे को सीने में लगाती हैं और आंखों में आंसू भराती है। माँ की स्थिति को देखकर मेजर को भी गला रूंध गया, वे कुछ बोल नहीं पाते हैं दुख के कारण। लेकिन तुरंत उसे मातृभूमि का स्मरण हो आया। इस माता की भी रक्षा करनी है और मातृभूमि की भी रक्षा करनी है और उस माँ को भी तो अपने कर्तव्य मालूम होता है क्या करना है। तो उस समय वह बहुत खुशी से अपने बेटे को युद्ध में भेजती है और उसे आशीर्वाद देते हुए कहती है, भारतीय परंपरा की याद दिलाती है, किस तरह युद्ध भूमि में लड़ना है वो भी बताती है और कहती है और भारतीय परंपरा की याद दिलाती है और भारतीय सैनिक युद्ध भूमि में किस तरह लड़ना है वो बताती है। उनके कर्तव्य पर वह याद दिलाती हैं और कहती हैं, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। इसका मतलब है तुम धैर्य से लड़ो। अगर तुम्हारी मौत आ जाए या कोई शत्रु गोली चलाते हैं आप सीना थान कर तो उस गोली खानी चाहिए। पीठ दिखाकर युद्धभूमि से कायर की तरह भागना नहीं है, तो वो बताती है। और तो इसी माँ से प्रेरणा लेकर मेजर तो अपने कैंप पहुँचते हैं और एक दृश्य वहाँ पर और दूसरा भाग शुरू होता है युद्धभूमि के जो चित्रण के साथ। और मैंने कहा है इच्छोगिल नहर के बारे में, मैंने कल वीडियो में वो भी दिखाया था। इच्छोगिल नहर भारत और पाकिस्तान के बीच एक नाला है पानी बहने का, जिसे आप कैनल कहते हैं या वाटर चैनल कहते हैं, तो वो है और वहाँ पर पानी बहता है। और उस इच्छोगिल नहर को पार करते हुए जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर शत्रुओं ने कब्जा करके बैठे हैं और वहाँ से भारत पर हमला कर रहे हैं। वो पंजाब के अमृतसर पंजाब के राज्य के पास वो इच्छोगिल नाला पड़ती है। जैसे आप ये इस तस्वीर को देखिए, इससे पता चलता है। देखिए एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ भारत है, इन दोनों के बीच जो इच्छोगिल नहर बहती है। और इच्छोगिल नहर हमारी भारतीय सेना के लिए एक चुनौती की दीवार बना खड़ा था। चुनौती की जो दिस इज चैलेंज फॉर अस, हम आसानी से उसे पार नहीं कर सकते हैं। दीवार मतलब हमें रोकने की एक वस्तु, अगर आगे बढ़ने के लिए जिससे हम रोकते हैं वो रोकने की वस्तु है दीवार। एक इच्छोगिल नहर दीवार जैसे बनकर खड़ा, हम उसे पार करना है। पार करना कैसे? आसान, इतना आसान नहीं है। मैंने कहा है तो उस पहाड़ के तो ऊपर शत्रु लोग बैठे हुए हैं, अगर हम नीचे से जाते हैं तो आसानी से वे हम पर हमला कर सकते हैं। युद्ध के सभी शस्त्रों से वह लेस बैठे हुए हैं, उनके पास युद्ध टैंकर है, गन है, गोला बारूद बहुत है, तो इसीलिए वे आसान से हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। तो नीचे से जाने वाले सभी सैनिकों की मृत्यु आसानी से हो जाती है। इसलिए भारतीय सेना को एक बहुत बड़ी चिंता है किस तरह तो हम आगे बढ़े। वहाँ पर एक ट्रूप के लिए रेजिमेंट होते हैं, मतलब सैनिकों के रेजिमेंट, मतलब ग्रुप्स
रेजिमेंट कहते हैं, वो ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप हैं, लेकिन सेना की चिंता है तो इस ग्रुप को जो इच्छागिल नहर को पार करते हुए, जैसा कि आप इसे इच्छागिल नहर मान लीजिए, और यहाँ पंजाब है, ओके, और यहाँ शत्रु देश, ओके। देखिए यहाँ पर जो जाकर इस पहाड़ी को पहुँचना है, कैसे, तो हमारी सेना के लिए एक बहुत चुनौती है इसे पार करते हुए ऊपर जाना। अब इस सभी सेना चिंता में पड़ गई है और सोच रही है इस रेजिमेंट को, इस ग्रुप को कौन लेकर आगे बढ़ेगा। तो इस ग्रुप को आगे लेकर बढ़ना, इसका मतलब है मौत पक्की है, इतना आसान जी वापस आने की बात नहीं है। सब जानते हैं, सब लोगों के मन में अब एक तरह की चिंता फैल गई है, क्या हम सचमुच में मर जाते हैं या वापस चले जाएं। देखिए, भारतीय सेना या भारतीय सैनिक कभी भी अपने मौत के कारण, अपने मौत के डर के कारण वो कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। उनके जान भी चले जाए लेकिन वह युद्ध करके ही रहते हैं। उस समय इस कार्य की जो जिम्मेदारी उठाता है एक मेजर, वो कहता है कि तो मैं इसकी जिम्मेदारी निभाऊंगा और इस रेजिमेंट को, इस ट्रूप को मैं आगे लेकर जाऊंगा। तो अपने धैर्य साहस से जो अपने विचार वहाँ प्रकट करता है और उस रेजिमेंट की जिम्मेदारी वह ले लेता है, वह और कोई नहीं, वो है वही गांव से माँ के आशीर्वाद लेकर आए हुए वही मेजर थे। यहाँ तक पिछले क्लास में मैंने कहा था और आगे की बात, आगे की जो पार्ट है उसे हम देखेंगे। मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। मोर्चा ट्रूप, रेजिमेंट या ग्रुप। तो मौत की परवाह किए बिना, परवाह बिना सोचे, बिना कोई ज़्यादा समय बिताते, मौत की परवाह किए बिना, ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ, परवाह चिंता करना, तो मौत की चिंता किए बिना वह मेजर ने मोर्चा संभाल लिया, अपने हैंड ओवर में ले लिया। तो वह मेजर बनकर उसके आगे नेतृत्व करने के लिए निकले। वे धीरे 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 आगे बढ़ रहे थे, धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। तो उस समय ऊपर जो शत्रु है वो क्या करते हैं, क्या उन पर फूल बरसाते हैं? हाँ, नहीं है। धीरे 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 वे लोग आगे बढ़ने लगे। दिल दहलाने वाले, मतलब दिल को एक बार चौंकाने वाले जो गोलियों की शोर, गोलियों की आवाज़, गोलियों की शोर, साउंड, गोलियों की साउंड कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। देखिए, आप युद्ध के समय में आप जानते हैं किस तरह आवाज़ आती है, गोलियों की आवाज़ आती है, बम गिरने की आवाज़ आती है। ओके, इस तरह जैसे जैसे हमारी सेना आगे बढ़ रहे थे तो ऊपर से गोलियों के शोर, गोलियों की साउंड, बुलेट साउंड, तो वहाँ पर ऊपर से आने लगते हैं। वे लोग क्या करते हैं, हमारे सैनिकों पर वे गोली चलाना शुरू कर देते हैं। तो उसकी आवाज़ के बारे में यहाँ पर कहते हैं, कैसे है वो आवाज़, बहुत मधुर, सुनने के लिए बहुत अच्छे, इतनी ज़ोर से आवाज़ आती हैं तो वह हमारे कानों के पर्दे, ईयर ड्रम्स, कानों के पर्दे, ईयर ड्रम्स को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। तो साउंड ऐसे आते हैं जैसे हमारे कानों के पर्दे ही टूट गए हैं। जब ऐसी आवाज़ आती है हम क्या करते हैं, दोनों कान बंद कर लेते हैं। तो ऐसे ऊपर से गोलीबारी शुरू हो जाते हैं, बम फेंके जाते हैं। तो इसके धमाके से तो ऐसा लगता है कि हमारे कानों के पर्दे फट जाएंगे। लेकिन इस गोली से डरकर या इसकी आवाज़ से डरकर हमारी सेना या सैनिक पीछे आ जाते हैं? नहीं है। मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। मौके का इंतज़ार किया जाए उतना समय भी नहीं था, इसलिए वे धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मनों के टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे थे। देखिए, हमारी सेना यहाँ पर है तो धीरे 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 आगे बढ़ रही हैं। तो ऊपर से क्या हुआ, शत्रुओं ने गोली चलाना शुरू कर दी कि क्या हमारी सेना वेट करे, इंतज़ार करे, तो आदेश आने दो, हमारे जो सैन्य, हमारे जो हायर ऑफिसर्स हमें ऑर्डर दे, बाद में हम गोली चलाएंगे। क्या तब तक इंतज़ार कर सकते हैं? अगर वो इंतज़ार करते हैं, हायर अथॉरिटी या उनके ऑफिसर्स के ऑर्डर अगर वेट करते हैं, तो क्या होता है,
तो हमारे सभी सैनिक मर जाते हैं। तो इसलिए तो मेजर उसी समय डिसीजन लेना पड़ता है। क्या हम वेट करेंगे सभी सैनिक पीछे हट जाइए, एक जगह खड़े रहेंगे, तो चलो उनको गोली चलाने दो, हमारे ऑफिसर्स ऑर्डर्स भेजते हैं, बाद में हम शुरू करेंगे? क्या ऐसे सोच सकते हैं? बिल्कुल नहीं है। इसलिए मौके का इंतज़ार किया जाए, मौका, चांस, वेट, उनकी गोली सभी ख़त्म होने दो तो बाद में हम अटैक करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और इतना समय भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि ऊपर से जो गोली आ रही है तो उसका जवाब तुरंत देना है, इमीडिएट देना है, नहीं तो हम सब मर जाते हैं। तो इसलिए वे धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए तो वे भी दुश्मनों के टैंकों को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हमारी सेना और वो मेजर बहुत वीरता से तो वह आगे बढ़ रहे थे, तो वे भी गोलीबारी शुरू कर देते हैं और दुश्मनों के जो टैंक, युद्ध के जो टैंक होते हैं, तो उसे वो ध्वस्त करते हुए, डिस्ट्रॉय करते हुए वे भी हमारी सेना आगे आगे बढ़ने लगी। तब हमारी सेना से जब गोलीबारी शुरू हुई तब वे भी और ज़्यादा गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं। देखिए, तभी दुश्मनों की कई गोलियां आकर एक साथ सनसनाती हुई आई। जैसे मेजर आगे बढ़ रहे थे, नायक का लक्षण यही होता है, सैनिकों को आगे भेजकर आप पीछे नहीं है। नायक का लक्षण यही होता है, वही सबसे आगे रहना चाहिए। तो मेजर भी वहाँ पे आगे है, तो सैनिकों को वह प्रेरणा देकर ले जा रहा है। और जैसे मेजर आगे जाते हैं तभी तो उस समय दुश्मनों की गोलियां, बुलेट्स एक साथ आकर सनसनाती हुई, सनसनाती मतलब गोली आने की आवाज़, बुलेट आने की आवाज़, इस तरह जो साउंड होते हैं तो वह सनसनाती हुई आती है। और मतलब ये शत्रु हमारे मेजर को टारगेट करते हुए उन पर गोली चलाते हैं। बहुत सारी गोलियां, गोली एक वचन, गोलियां बहुवचन, बुलेट्स आकर मेजर के हाथ व पेट में घुस गई। जैसे वे बुलेट आ रहे हैं तो वह उसके हाथों में और उसके पेट पर गोली लग गई, घुस गई। और लेकिन भारत क्या करें, गोली लग गई है, पेट पर गोली लगी हुई है, मैं वापस चला जाता हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, क्या ऐसे सोचते हैं हमारे सैनिक? नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उस मेजर को माँ ने क्या कहा है? हाँ, मेजर के कानों में तो माँ की बात गूंज रही है, माँ की प्रेरणा की बात गूंज रही है। कौन सी वो प्रेरणा की बात? माँ ने क्या कहा है? भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। माँ ने कहा है यही शब्द, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। माँ के ये शब्द प्रेरणा दे रहे हैं, प्रेरणा, इंस्पिरेशन, उस मेजर को वो इंस्पिरेशन दे रहे हैं वे शब्द। तब वह इतने छोट होने के बावजूद भी उसकी परवाह किए बगैर, तो उसके चिंता करते हुए तो वो क्या करते हैं और आगे बढ़ते हैं। माँ ने क्या कहा है? गोली यहाँ पर खानी है, मतलब अंतिम सांस तक लड़ना चाहिए, लास्ट चांस तक लड़ना चाहिए। इसलिए वे आगे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मेजर आगे आगे बढ़ रहे हैं और गोलियाँ आकर उसके सीने में घुसती गई, तो उनके सीने पर भी गोली लगी। इतनी सारी गोली घुस जाती है कि तो उसके शरीर छलनी जैसे हो जाते हैं। छलनी मतलब बहुत सारे होल्स होते हैं, छलनी जैसे हो जाती हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए हमारी भारतीय सेना के कुछ अफसर बहुत दूर में थे, दूर खड़े थे, मतलब एक उनके टेंट के पास। तो स्थिति को समझते हैं तो अब कुछ गड़बड़ है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। स्थिति को समझते हुए उनको पीछे हटने का आदेश जारी किया गया। और वे लोग उनके हायर ऑफिसर्स होते हैं, वे उनको आदेश देते हैं, मेजर आप वापस आ जाइए, पीछे हटिए, वापस आ जाइए, आदेश देते हैं। लेकिन पर कदम, मेजर के कदम नहीं रुके। वो कह रहे कि आप वापस आ जाइए, पीछे आ जाइए, लेकिन मेजर रुकते नहीं, उनके कदम, पैर
क्या आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ बढ़कर क्या कर रहे हैं, दुश्मनों के सारे टैंकों को ध्वस्त कर, तो जान की परवाह न करते हुए तो वे भी गोली चलाते हुए तो दुश्मनों के टैंकों पर घुस जाते हैं और सभी युद्ध टैंकों को ध्वस्त करते हुए अंत में जीत कर विजयी श्री को गले लगाकर, विजयी श्री गले लगाना मतलब अपनाना, विजय श्री को मतलब जीत को वह पाकर विजय श्री को गले लगाकर उन्होंने दम लिया। अंतिम सांस तक उन्होंने लड़ना चाहता था और ऐसे ही लड़ते रहे, सभी शत्रुओं को नाश करते हुए तो उन्होंने अंतिम दम लिया। कहते हैं ना, पूरे काम होने के बाद हम कहते अंतिम कार्य, संपूर्ण कार्य होने के बाद उस तरह उन्होंने सभी शत्रुओं को नाश करते हुए तो अंतिम उन्होंने दम लिया। तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया, तो और उनके मिलिट्री व्हीकल्स आते हैं तो उसको तुरंत, मैंने कहा है पंजाब के पास अमृतसर है, अमृतसर में मिलिट्री हॉस्पिटल होते हैं, तो उस अस्पताल पे उसे ले जाते हैं मेजर को। पर तब तक पूरा सीना गोलियों से छलनी हो चुका था, तो वहाँ से ले आने तक तो उनके सारे शरीर, पूरे सीना, यहाँ ये भाग गोलियों से छलनी हो चुके थे, पूरा के पूरे शरीर रंध्र जैसे होल्स, बहुत होल्स हो चुके थे। और तो इनकी स्थिति को देखकर वहाँ मौजूद सभी अधिकारियों को दुख होता है और उनके गला रूंध जाती है दुख के कारण। अगर आपको भी कभी दुख होता है तो आवाज़ ही नहीं आती है, आपको एक शब्द भी आप कह नहीं सकते हैं, ऐसे गला रूंध गया है दुख के कारण, वेरी सैड। और सबको पता चलता है कि अब मेजर ज़्यादा समय तक नहीं बच पाते हैं, सबको मालूम है। तो इसलिए एक अधिकारी तो उसके पास जाते हैं और जाकर उस अधिकारियों ने पूछा उससे, क्या आपकी कोई अंतिम इच्छा है? तो आपकी कोई लास्ट विश, हैव यू एनी विश, अंतिम इच्छा है? गोलियां सीने में खसक रही थी, जो अंदर घुस गई हैं वो गोलियां उस शरीर को, उस हृदय को, इस छाती को खसक रही थी, एक तरह की जो दर्द दे रहे हैं। और फिर भी शरीर में इतने दर्द होने के बावजूद भी मेजर चेहरे पर मुस्कुराते हुए, और कहते हैं मुस्कुराते हुए, देखिए इतने दर्द होने के बावजूद भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ है, मेरी एक अंतिम इच्छा है। क्या है वो? मैं जानता हूँ मैं मर जाऊँगा, लेकिन मेरी माँ तक संदेश पहुँचा देना। क्या है? क्या है वो संदेश? तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर खाई है, पीठ पर नहीं। मैंने युद्ध भूमि में पीठ दिखाकर नहीं भागा है, सीने में गोली खाई है, मतलब साहस से, वीरता से, भारतीय परंपरा के अनुसार मैंने शत्रुओं से लड़ा है। तो ये बात मेरी माँ तक पहुँचा दीजिए, उसे बहुत गर्व होगी, शी विल बिकम प्राउड, गर्व, प्राउड। तो ये बात देखिए, मेजर के एक तरफ माँ की भी वह बात निभाते हैं, उनके जो वचन, माँ को जो वचन दिया गया है वो भी निभाते हैं, और माँ की भी इच्छा पूरी करते हैं और देश की सेवा भी करते हैं, मातृभूमि की भी इच्छा, मतलब उसका ऋण पूरा करते हैं। तो ऐसे ही मेजर थे। तो कहते हैं इनके अंतिम, मेरी माँ तक यह संदेश पहुँचा देना कि तुम्हारे बेटे ने गोलियाँ सीने पर खाई है, पीठ पर नहीं। बच्चे जानते हैं, शत्रुओं से इतनी वीरता से लड़कर भारतीय परंपरा के शान बन चुके हैं। ऐसे भारतीय सेना के एक मेजर था, तो उनका नाम क्या है जानते हैं? हाँ, वही आशाराम त्यागी। जानते हैं वह बहादुर कौन थे? ये भारतीय सेना के ऑफिसर मेजर आशाराम त्यागी थे, जिन्होंने माँ के वचनों का पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। बाजी लगाना, प्राणों को भी त्यागने के लिए तैयार हो जाना, चैलेंज स्वीकार करना। देखिए, मैंने पहले ही कहा है पाठ शुरू करने से पहले, इस मेजर को एक ऐसा मौका मिलता है, शायद किसी को नहीं मिलते हैं, एक साथ
माँ का ऋण और मातृभूमि का ऋण दोनों चुकाने का अवसर प्राप्त होता है। तो इसीलिए उन्होंने माँ के दिए हुए वचनों को भी पालन करते हैं। माँ के वचन क्या है? देश की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है, तो इस समय दृढ़ता से काम करो। यस, दृढ़ता से काम करते हैं। और दूसरी है मातृभूमि की रक्षा करते हैं, शत्रुओं से लड़कर सभी शत्रुओं को वहाँ से भगाकर या उनको मारते हुए तो देश की भी रक्षा करते हैं। तो इसलिए इनकी जो रक्षा, इनकी जो ये वचन निभाना हमारे लिए एक बहुत बड़े एक प्रेरणा है। दीपक बुझ गया, दीपक बुझना मतलब दीपक बुझ गया मतलब उसके मृत्यु हो जाती है, मेजर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन पर उसकी अमर ज्योति युगों युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती रहेगी। तो उन्होंने जो दिया जलाया है, उन्होंने जो रोशनी हमें दी है, जिन्होंने जो दीप दिखाया है, देशभक्त के लिए आज भी प्रेरणा है। देशभक्ति के लिए आज भी वह हमें मार्ग दिखाते हैं। देशभक्ति मतलब हमें देश की सेवा किस तरह करनी है, तो हमें इनसे सीखना चाहिए। तो ये रहा आपके मेरा देश मेरी माँ पाठ है।